हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। सारे के सारे रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस जो आपको पढ़ने होते हैं क्लास 10th में। क्लास 10th में जितने भी केमिकल रिएक्शंस पढ़ने होते हैं, जितने भी चैप्टर्स में है, 4 चैप्टर्स में है, तो इन चारों चैप्टर्स के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस दिए गए हैं उन सारे को हम लोग कवर करेंगे। अब ये जो है हमारा ये इस टॉपिक का पार्ट 1 है। पहले मैंने सोचा था कि एक ही वीडियो में सारे मैं कंप्लीट करवा दूं सारे केमिकल रिएक्शंस, लेकिन उसमें 2 दिन का वक्त और लग जाता और साथ में वीडियो काफ़ी लंबा भी हो जाता। तो फिर मैंने डिसाइड किया आज ही कि इसको 2 पार्ट्स में अपलोड कर दिया जाए, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। तो ये हमारा पार्ट 1 है और जल्द ही 2 दिन बाद पार्ट 2 भी आ जाएगा। तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। पिछले साल भी, मतलब 2018 में जब रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था, तब भी बहुत सारे सवाल पूछे गए थे केमिकल रिएक्शन से। तो एक इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक होगा आपका और ये दोनों पार्ट्स आप ज़रूर देखें। तो बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 1 जो हमारा क्लास 10th का है, रासायनिक अभिक्रिया है। याद रखिएगा, मैं पूरा चैप्टर आपको नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ। ये पॉसिबल ही नहीं है कि अभी आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया जाए। केवल मैं आपको करवाऊँगा केमिकल रिएक्शंस। जो रिएक्शंस वाले पार्ट है केवल मैं वही करवाऊंगा, पूरा चैप्टर मैं आपको नहीं करवाऊंगा। 4 चैप्टर्स के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस दिए गए हैं केवल मैं आपको वही करवाऊंगा, पूरा चैप्टर मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। पूरा चैप्टर अगर आपको पढ़ना है तो जाकर के एनसीईआरटी वाला प्लेलिस्ट चेक करो, सारे चैप्टर्स मैंने अच्छे से कवर करवाए हुए हैं। यहाँ केवल केमिकल रिएक्शंस वाले पार्ट को मैं रिवाइज करवाने जा रहा हूँ आपको। तो पहला जो हमारा चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 1 है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के अंदर जो रिएक्शंस दिए गए हैं उनको कवर करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास रिएक्शन होता है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, यानी कि संयोजन अभिक्रियाएं। इसका डेफिनेशन क्या होता है? वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती है। यानी संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा, नाम से ही क्लियर है, कुछ चीज़ें हैं जो कंबाइन होंगी, कुछ पदार्थ होंगे जो आपस में जुड़ेंगे। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ हो सकते हैं, वो जुड़ेंगे और एक पदार्थ बनाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, एक से ज़्यादा नहीं बनाते हैं। जो पदार्थ भाग लेते हैं, यानी जो पदार्थ यहाँ पर कंबाइन होंगे उसे हम लोग अभिकारक बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे, और जो बनेगा उसे हम प्रोडक्ट बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा अभिकारक होंगे लेकिन एक ही उत्पाद होगा, उसे हम बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर देख लो, जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है वायु में, तो ये मैग्नीशियम रिबन जो है ये डेजलिंग वाइट फ्लेम यानी कि चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद पाउडर प्राप्त होता है। तो यहाँ देखो हमारे पास 2 रिएक्टेंट्स हैं, 2 अभिकारक हैं, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है। ये आपस में कंबाइन किए और एक प्रोडक्ट का निर्माण किए, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट पाउडर प्राप्त होता है और जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है ऑक्सीजन में तो चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है। वैसे यहाँ देखो, पानी बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, पानी बनाने के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन में जलता है। तो यहाँ भी देखो 2 हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और एक प्रोडक्ट है। जब हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में जलाते हैं तब जाकर के जल बनता है। तो ये भी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कार्बन वायु में जलता है। यहाँ कार्बन है, ऑक्सीजन है, दोनों के दोनों अभिकारक है और मिलकर के एक प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बनाते हैं। तो कार्बन को जब जलाया जाता है वायु में, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तक कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन की कमी कर दो तो वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, जो कि एक जहरीली गैस है जब ऑक्सीजन अपर्याप्त हो। ऐसे ही हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में कंबाइन होते हैं और बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड। ये हाइड्रोजन क्लोराइड जो है ये गैस होती है, जब इसे पानी में डालेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, अम्ल बनेगा। तो यहाँ भी देखो 2 अभिकारक हैं, ये 2 अभिकारक है, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं और मिल करके एक प्रोडक्ट बनाएंगे, एक उत्पाद बनाएंगे, तो हम उसे बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। सोडियम धातु क्लोरीन में जलकर सोडियम क्लोराइड बनाती है। ये सोडियम धातु है, ये क्लोरीन है, ये आपस में कंबाइन होते हैं और एक प्रोडक्ट सोडियम क्लोराइड यहाँ पर बनता है। तो 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स होते हैं, अभिकारक होते हैं और एक उत्पाद बनता है, सिंगल प्रोडक्ट बनता है, उसे हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लोहे के चूर्ण को सल्फर के साथ गर्म करने पर आयरन सल्फाइड बनता है। लोहे के चूर्ण को सल्फर के साथ गर्म करने पर आयरन सल्फाइड बनता है। उसके बाद ये देखिए, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, खूब एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम लोग चूना बोलते हैं या बुझा हुआ चूना बोलते हैं या कली चूना बोलते हैं, पानी के साथ तीव्रता से प्रतिक्रिया करके, यानी कि अभिक्रिया करके, रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
बनाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग बुझा हुआ चूना बोलते हैं या भकरा चूना बोलते हैं। अंग्रेजी में हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सेलेक्ट लाइम बोलते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम या फिर क्विक लाइम बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO। तो जब हम मार्केट से चूना खरीद के लाते हैं यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड खरीद के लाते हैं और क्या करते हैं, कंटेनर में डालते हैं और उसमें पानी डालते हैं, तो आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो काफ़ी तेज़ी के साथ अभिक्रिया करता है और वहाँ पर हीट भी निकलती है। जो कंटेनर होता है वो गर्म हो जाता है। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है ये वाली अभिक्रिया, कि हमने पानी में ये कैल्शियम ऑक्साइड डाला यानी कि इन दोनों का रिएक्शन करवाया। यहाँ पर देखो G लिखा हुआ है, इसको S कर देना, ये गैस नहीं है सॉलिड है। ये दोनों आपस में काफ़ी तेज़ी से रिएक्शन करते हैं और वहाँ पर बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है भकरा चूना, और साथ में यहाँ पर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। भगड़ा चूना बनने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें और पानी डालते हैं और पानी डालते हैं और बना देते हैं उसका सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पर देखो हमने क्या किया, और पानी डाला और पानी डाला। पहले कैल्शियम ऑक्साइड में हमने पानी डाला तो भगड़ा चूना बना, फिर हम और पानी डालते हैं और उसका सॉल्यूशन बना देते हैं। तब जाकर के हम क्या करते हैं, दीवारों पर इसको लगाते हैं, पोचाड़ा करते हैं। तो कभी आपसे ये पूछा जाता है कि वाइट वॉशिंग में यानी दीवारों को सफ़ेदी करने में, दीवारों की सफ़ेदी में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आंसर होगा कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि लाइम चूना या फिर कली चूना। तो जब दीवारों पर पोचाड़ा किया जाता है उस समय ये ज़्यादा सफ़ेद नहीं दिखता है, यानी जो दीवारें होती है वो ज़्यादा सफ़ेद नहीं दिखती है, शाइनिंग उसके अंदर नहीं होती है। 2 दिन 3 दिन का समय लगता है तब जाकर के वो अच्छे से सफ़ेद दीवार हो पाती है और चमकदार हो जाती है। इसके पीछे क्या कारण है, जो हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन जो हमने लगाया है वो रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से जो हवा में मौजूद है। धीरे धीरे ये आपस में रिएक्शन करते हैं और दीवारों के ऊपर एक पतली सी परत चढ़ जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली सी परत चढ़ जाती है। इसी के निर्माण के कारण जो दीवार है वो और भी ज़्यादा सफ़ेद होती है और चमकदार होती है। तो सवाल 2 तरीके से पूछा जाता है कि सफ़ेदी के लिए, दीवारों के सफ़ेदी के लिए, वाइट वॉशिंग के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो आंसर वहाँ पर होगा लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। एक सवाल ये पूछा जाता है कि चमकदार क्यों हो जाती है दीवार, सफ़ेद क्यों हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है। तो ऐसे 2 तरह से सवाल पूछे जाते हैं, दोनों का आंसर अलग अलग होता है। और देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स। अमोनियम क्लोराइड बनाने के लिए अमोनिया हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया करता है। ये अमोनिया है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये आपस में कंबाइन करते हैं और बनता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जो है ऊर्ध्वपातित होता है, जैसे सॉलिड है, हम इसको गर्म करेंगे सीधा ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अमोनियम क्लोराइड का जो pH है वो 7 से कम होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ भी देखो 2 रिएक्टेंट्स हैं, एक उत्पाद है, यह है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अभिक्रिया कर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं। ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है। तो ये है 2 अभिकारक और एक उत्पाद, तो ये भी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि ठीक उल्टा होती है किसके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, यानी कि संयोजन अभिक्रिया के। संयोजन में आपने देखा कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ होते हैं जो मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पर ठीक उल्टा हो जाएगा, एक सिंगल रिएक्टेंट होगा और ये 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करेंगे, प्रोडक्ट्स का निर्माण करेंगे। तो ये ठीक उल्टा है किसके, संयोजन अभिक्रिया के। तो सिंगल रिएक्टेंट होगा, डिकम्पोज होगा और 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। एक अभिकारक होगा, 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनेगा टूट करके। अब ये जो अभिक्रिया होती है अपघटन अभिक्रिया, इसको करवाने के लिए ऊर्जा चाहिए होता है। अब ये ऊर्जा आप किसी भी रूप में दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि किसी भी रिएक्शन को हम कोई सी भी ऊर्जा प्रदान करवा देंगे। ये डिपेंड करता है कि रिएक्शन किस टाइप का है। कभी कभी ऊर्जा हमें इलेक्ट्रिक करंट के रूप में देना होगा, तो कभी लाइट के रूप में, तो कभी हीट के रूप में। किसी भी फॉर्म में हम ऊर्जा देंगे और वो रिएक्शन होगी, यानी कि अपघटन अभिक्रिया होगी। तो अगर हम ऊर्जा देते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में तो उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो जहाँ ऊष्मा निकलती है या फिर बोल दो ऊर्जा निकलती है उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक, और जहाँ ऊष्मा दी जाती है या फिर बोल दो ऊर्जा दी जाती है उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक। अब जो हम ऊर्जा देते हैं उसके हिसाब से 3 टाइप्स के होते हैं ये अपघटन अभिक्रियाएं। पहला थर्मल डिकम्पोजिशन यानी कि तापीय अपघटन, इसे हम थर्मोलिसिस भी बोल सकते हैं।
यहाँ हम ऊष्मा देंगे हीट के फॉर्म में या फिर बोल दो टेम्परेचर बढ़ा करके। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलिसिस बोल दो, वैद्युत अपघटन। यहाँ हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करवाएंगे यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी देंगे हम यहाँ पर। तीसरा है फोटो डिकम्पोजिशन या फिर फोटोलिसिस बोल दो, प्रकाशीय अपघटन। यहाँ हम एनर्जी देंगे लाइट के फॉर्म में। तो अब इन सब के ऊपर जो एग्जाम्पल्स हमें पढ़ने हैं क्लास 10th में उन सबको देख लेते हैं। सबसे पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन यानी कि हम देंगे हीट करेंगे। अभी आपने देखा था कैल्शियम कार्बोनेट बना था, कैसे बना था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के संयोजन से। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो ये टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, सीधा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर कौन से उत्पाद बनते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर उत्पाद बनते हैं। तो यहाँ देखो एक ही हमारे पास रिएक्टेंट है और दो प्रोडक्ट्स यहाँ पर बने, तो ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन यानी कि टूट जाना। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये रासायनिक नाम है और ये सूत्र है चूना पत्थर के लिए, संगमरमर के लिए और चौक के लिए। मतलब चूना पत्थर, संगमरमर, चौक, कैल्शियम कार्बोनेट का ही अलग अलग रूप है। ये जो लाइमस्टोन, मार्बल एंड चौक है ये सारे डिफरेंट फॉर्म्स हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। तो इनमें से किसी का भी आपसे रासायनिक नाम पूछा जाएगा तो आंसर आपका कैल्शियम कार्बोनेट होगा, रासायनिक नाम और फॉर्मूला ये होगा। जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसका उपयोग सीमेंट और कांच के निर्माण में बड़े पैमाने पर किया जाता है। ये जो एग शेल्स हैं, जो अंडे की पपड़ी होती है, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। अगला है थर्मल डिकम्पोजिशन में ही जब पोटेशियम क्लोरेट को मैंगनीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। यहाँ देखो ये है पोटेशियम क्लोरेट, इसको हीट किया गया तो बना पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस। यहाँ पर एक कैटालिस्ट का इस्तेमाल किया गया है मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो यहाँ भी देखो हमारे पास एक रिएक्टेंट है और दो प्रोडक्ट्स यहाँ पर बन गए हैं, तो ये है अपघटन अभिक्रिया। आगे देखते हैं तापीय अपघटन में ही जब फेरस सल्फेट को जोर से गर्म किया जाता है तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से ध्यान में रखिए। डेफिनेटली ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, यहाँ से सवाल जो है पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। देखो ये है फेरस सल्फेट। ये जो फेरस सल्फेट है ये ग्रीन कलर का होता है, इसी को हम लोग ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं, हरा थोथा बोलते हैं। जब हम इसको हीट करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो 7 अणु हैं जल के ये अलग हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे। तो अब जो हमारे पास फेरस सल्फेट है इसके पास पानी नहीं है तो ये वाइट कलर का होता है, ठीक है। जब पानी है साथ में जुड़ा हुआ तो ग्रीन कलर का, अगर एनहाइड्रस फॉर्म है, पानी नहीं है तो वाइट कलर का। हम हीट करते रहेंगे, फाइनली क्या है कि हमें यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड मिलेगा जिसे हम लोग हेमेटाइट भी बोलते हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो किताब में क्या है कि सीधा ये रिएक्शन दिया गया है, लेकिन इससे पहले ये पार्ट हो चुका होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पूरा लिख दिया यहाँ पर कि पहले क्या है कि फेरस सल्फेट हमारे पास होता है, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट जो कि ग्रीन कलर का होता है, उसे हम गर्म करते हैं तो सबसे पहले जल के जो अणु है 7 वो अलग हो जाएंगे और बनेगा फेरस सल्फेट जो कि एनहाइड्रस है और ये वाइट कलर का होता है। उसके बाद हम हीट करते रहेंगे तो फेरिक ऑक्साइड बनेगा, फिर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। जब ये अभिक्रिया होती है तो एक गंध आती है, ठीक है, जैसे कि सल्फर जल रहा हो, मतलब सल्फर के जलने की गंध आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो एक स्मेल आती है बर्निंग सल्फर की, जो कि इसलिए आती है क्योंकि यहाँ पर इस रिएक्शन में सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। ये जो फेरिक ऑक्साइड है इसी को हम हेमेटाइट बोलते हैं। ये आयरन ओर हेमेटाइट आपने सुना होगा, और ये रेड ब्राउन कलर का होता है। तो ये स्लाइड जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से ध्यान में रखिए। और भी देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन में, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब लेड नाइट्रेट को जोर से गर्म किया जाता है, मतलब तेज गर्म किया जाता है, तो यह टूटकर लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाता है। ये है लेड नाइट्रेट, ये है लेड नाइट्रेट। इसको हीट किया गया तेजी के साथ तो लेड मोनोऑक्साइड बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस यहाँ पर बनती है। यहाँ भी देखो एक हमारे पास रिएक्टेंट है और 3 प्रोडक्ट्स बने हैं, तो वियोजन अभिक्रिया
की जो परिभाषा है वो यही कहती है कि एक अभिकारक होगा, 2 या 2 से अधिक उत्पाद होगा, तो ये भी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि लेड नाइट्रेट को हीट करने पर कौन से उत्पाद बनते हैं? लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ये जो लेड नाइट्रेट है ये कलरलेस होता है, जो लेड मोनोऑक्साइड है ये येलो कलर का होता है, और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है ये ब्राउन होती है। अब है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं। यहाँ भी हम क्या करेंगे? ऊर्जा देंगे। याद रखिएगा ये सारे जो है, मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा कि जो वियोजन अभिक्रियाएं होती है वो उष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती है, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। हम क्या करते हैं? ऊर्जा देते हैं अलग अलग रूपों में। अब हम ऊर्जा देंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में। तो जब अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह विघटित होकर हाइड्रोजन गैस तथा ऑक्सीजन गैस देता है। कौन? जल। मतलब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जल को तोड़ रहे हैं, पानी को तोड़ रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। संयोजन अभिक्रिया में आपने क्या देखा था कि हाइड्रोजन को जब हम जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो जल बनता है। ये था संयोजन अभिक्रिया, जहाँ 2 या 2 से अधिक अभिकारक थे मिलकर के एक उत्पाद बनाया था। यहाँ है वियोजन अभिक्रिया, जहाँ 1 है अभिकारक और 2 है यहाँ पर उत्पाद। तो हम करवा रहे हैं यहाँ पर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस, जल का हम करवा रहे हैं वैद्युत अपघटन। यहाँ देख सकते हो आप, ये जल लिया गया है, यहाँ पर जल लिया गया है और यहाँ पर इलेक्ट्रोड के रूप में ग्रेफाइट रॉड लिया गया है, ग्रेफाइट रॉड लिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है अम्लीय जल। हम क्या करते हैं? इसमें थोड़ा बहुत अम्ल डाल देते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि द्रव से अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट पास करवाना है तो उनमें आयन्स होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं? थोड़े बहुत में अम्ल डाल देते हैं। अम्ल आप जानते हो, जैसे ही अम्ल हम पानी में डालेंगे वो H+ आयन दे देगा। तो आयन्स मिल जाए हमें जल में, ताकि इलेक्ट्रिक करंट जो है आसानी से फ्लो हो। इसीलिए हम क्या करते हैं? थोड़ा इसमें अम्ल मिला देते हैं ताकि आयन्स मिल जाए। तो यहाँ देखिए एनोड जो है, इस एनोड पर ऑक्सीजन गैस बनती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जब जल का अपघटन करवाया जाता है तो एनोड पर कौन सी गैस आती है? ऑक्सीजन, और कैथोड पर आती है हाइड्रोजन, और यहाँ पर ग्रेफाइट रॉड का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। और देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स। जब तरल सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह विघटित होकर सोडियम धातु तथा क्लोरीन गैस देता है। यहाँ देखिए जो सोडियम है वो सोडियम क्लोराइड जो है ये मोल्टेन स्टेट में है। ये जो सोडियम क्लोराइड है ये मोल्टेन है, मतलब प्योर सोडियम क्लोराइड है जो कि गलित अवस्था में है, तरल अवस्था में है। एक होता है एक्वस। एक्वस का मतलब होता है जलीय। जब हम ये बोलते हैं कि एक्वस सोडियम क्लोराइड, मतलब होता है जलीय सोडियम क्लोराइड। ये जलीय नहीं है, ये मोल्टेन है, मतलब प्योर सोडियम क्लोराइड है, इसमें पानी नहीं है लेकिन ये गलित अवस्था में है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम एक्वस NaCl लेते हैं, जलीय सोडियम क्लोराइड लेते हैं, तो उसे हम ब्राइन बोलते हैं। और तब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। तो वहाँ पर ये जो सोडियम आपको यहाँ पे दिख रहा है ये नहीं दिखता, वहाँ पर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड दिखता है। हम आगे देखेंगे क्लोर अल्कली प्रोसेस में। नेक्स्ट अम्ल क्षार और लवण वाले में, उसे हम क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। अगर हम जलीय विलयन लेंगे NaCl का, तब यहाँ पर ये मोल्टेन है, ठीक है, मोल्टेन है, एक्वस सोल्यूशन नहीं है। तो जब हम मोल्टेन सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो यहाँ पर सोडियम धातु यहाँ पर बनती है और क्लोरीन गैस बनती है। सोडियम क्लोराइड को हम लोग कॉमन सॉल्ट या फिर टेबल सॉल्ट, साधारण नमक बोलते हैं। नेक्स्ट है, जब तरल एल्यूमिनियम ऑक्साइड में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह विघटित होकर एल्यूमिनियम धातु तथा ऑक्सीजन गैस देता है। यहाँ भी क्या है? मोल्टेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एक्वस नहीं है। एक्वस होता तो वहाँ पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये धातु के निष्कर्षण में भी आप ये रासायनिक अभिक्रिया पढ़ोगे। मैं आपको आगे बताऊँगा कि जो एल्यूमिनियम है हम उसको प्राप्त करते हैं, यानी एल्यूमिनियम को जो हम उसके अयस्क से प्राप्त करते हैं वो उसके ऑक्साइड से प्राप्त करते हैं। ये तो बॉक्साइट ओर है, आप जानते हो। ये जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये बॉक्साइट है, ये बॉक्साइट है, बॉक्साइट ओर है एल्यूमिनियम का। इसी का हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे। तो यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम हमें प्राप्त हो जाता है। तो कभी आपसे ये भी पूछ दें कि एल्यूमिनियम धातु को हम कैसे प्राप्त करते हैं उसके ओर से, तो उसके ऑक्साइड का करवाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अगला है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर हम ऊर्जा देंगे लाइट के फॉर्म में, प्रकाश के रूप में। तो जब सिल्वर क्लोराइड
प्रकाश के संपर्क में आता है तो यह सिल्वर धातु और क्लोरीन गैस में विघटित हो जाता है। ऐसे ही जब सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के संपर्क में आता है तो यह सिल्वर धातु और ब्रोमीन गैस में विघटित हो जाता है, टूट जाता है। जैसे यहाँ पर देखो दिखलाया गया है, ये एनसीईआरटी का कटआउट है। चाइना डिश में क्या है कि सिल्वर क्लोराइड को डाला गया है, थोड़ी देर के लिए प्रकाश में इसको छोड़ दिया गया। तो जब सिल्वर क्लोराइड को थोड़ी देर के लिए प्रकाश में छोड़ दो तो सिल्वर धातु वहाँ पर बनती है और क्लोरीन गैस वहाँ पर बनती है। ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड लेते हैं तो सिल्वर और ब्रोमीन गैस वहाँ पर बनती है। जो सिल्वर क्लोराइड है ये वाइट कलर का होता है, जब ये टूट जाएगा सिल्वर और क्लोरीन में तो जो सिल्वर है ये धूसर रंग का होता है और क्लोरीन ये पीली हरी रंग की गैस होती है। ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड जो है ये टूट करके सिल्वर और ब्रोमीन का निर्माण करेगा। तो ये जो रिएक्शन है ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल जो है डेफिनेटली पूछे जाएंगे, आप इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा थर्ड टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। नाम से ही क्लियर है, विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर कोई है जो डिस्प्लेस होगा और कोई होगा जो डिस्प्लेस करेगा। जैसे हर इंटेलिजेंट स्टूडेंट क्या होगा, कमज़ोर स्टूडेंट को डिस्प्लेस कर देगा और एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेगा, एग्ज़ाम निकाल लेगा। मतलब हर तेज स्टूडेंट जो है वो कमज़ोर स्टूडेंट को भगा देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ऐसे ही यहाँ पे होता है, ऐसे ही यहाँ पर होता है कि एक तत्व जो है किसी यौगिक में दूसरे तत्व का स्थान ले लेता है, इसी को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वे अभिक्रिया जिनमें एक तत्व किसी यौगिक में दूसरे तत्व का स्थान लेता है विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब कौन तत्व है जो विस्थापित कर पाएगा, कौन है जो नहीं कर पाएगा, पहले हमें ये जानना पड़ेगा। आपसे पूछा जाएगा, जैसे दो स्टूडेंट्स है ए और बी है, आपसे पूछा जाएगा बताओ इनमें से किसके चांस है एग्जाम निकालने के, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। तो पहले आप ये जानना चाहोगे ना कि भाई इन दोनों में इंटेलिजेंट कौन है, कौन ज़्यादा पढ़ता है, किसका दिमाग तेज है, उसके बाद ही आप बता पाओगे कि कौन किसको डिस्प्लेस कर पाएगा। वैसे ही कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस कर पाएगा ये जानने के लिए आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना होगा। ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ये है सोडियम, ये पोटेशियम, ये सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, ये है हाइड्रोजन, ये है कॉपर, ये है मरकरी, ये है सिल्वर, ये है गोल्ड। ऊपर से नीचे आते हैं तो जो क्रियाशीलता है वो घटती चली जाती है धातुओं की। अब हाइड्रोजन से ऊपर जो भी तत्व आपको दिख रहे हैं ये सारे जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, और हाइड्रोजन के नीचे जो भी आपको दिख रहे हैं ये सारे हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। तो हर धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को यौगिक से विस्थापित कर सकती है। हर ऊपर वाली धातु अपने से नीचे वाली धातु को विस्थापित कर सकती है, बस यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। जब मैग्नीशियम धातु का एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो मैग्नीशियम के टुकड़े पर कॉपर का लाल भूरा जमाव बनता है। देखो कॉपर सल्फेट का विलयन था, ठीक है, कॉपर सल्फेट का विलयन था, ये नीले रंग का विलयन था। हमने क्या किया, इसमें मैग्नीशियम का टुकड़ा डाला। जब हमने मैग्नीशियम का टुकड़ा डाला तो जो विलयन पहले नीले रंग का था, ब्लू कलर का था, अब वो रंगहीन हो चुका है। इसके पीछे कारण ये है कि अब ये विलयन कॉपर सल्फेट का नहीं रहा, अब ये जो विलयन है ये मैग्नीशियम सल्फेट का हो चुका है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम देखो यहाँ पर ऊपर है कॉपर से, कॉपर जो है काफ़ी नीचे है मैग्नीशियम से, तो हर ऊपर वाली जो धातु है नीचे वाली धातु को यौगिक से विस्थापित कर सकती है। तो मैग्नीशियम ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और अपना विलयन बना लिया। देखो कॉपर को अकेला छोड़ दिया, बाहर निकाल दिया, कॉपर सल्फेट से कॉपर को बाहर निकाल दिया, विस्थापित कर दिया। तो यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका सही जवाब देने के लिए आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज जो है, क्रियाशीलता श्रेणी जो है धातुओं की, ये आपको याद रखना होगा। ऐसे ही यहाँ पर देखो ये कॉपर सल्फेट का एक विलयन है, कॉपर सल्फेट का एक विलयन है और इसमें लोहे की कील को डाला गया है। डालने के बाद कुछ समय के लिए हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो पहले जो लोहे की कील थी वो ऐसी थी, कुछ समय छोड़ने के बाद लोहे की कील देखो ऐसी हो चुकी है। इसके ऊपर जो है रेड ब्राउन कलर की परत चढ़ चुकी है। ये रेड ब्राउन कलर की जो परत है वो कॉपर की परत है। विलयन जो पहले नीले रंग का था अब देखो कौन से रंग का हो गया है, ये हल्के हरे रंग का हो चुका है, हल्के हरे रंग का हो चुका है। क्योंकि ये जो विलयन है ये अब कॉपर सल्फेट का विलयन नहीं है, ये फेरस सल्फेट का विलयन है। पहले ये कॉपर सल्फेट का विलयन था जो कि ब्लू था, अब ये फेरस सल्फेट का विलयन है जो कि हल्के हरे रंग का है। तो क्या हुआ यहाँ पर, कॉपर सल्फेट के विलयन से
कॉपर को आयरन ने विस्थापित कर दिया। क्यों? क्योंकि कॉपर देखो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, सॉरी आयरन जो है ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से, इसीलिए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे और देखते हैं। जब कॉपर क्लोराइड के घोल में लेड धातु की एक पट्टी रखी जाती है तो लेड क्लोराइड घोल और कॉपर धातु बनते हैं। यहाँ कॉपर क्लोराइड है, इसमें लेड धातु को डाला गया, तो देखो अब जो विलयन बना वो लेड क्लोराइड का बन चुका है। पहले ये ग्रीनिश कलर का था, अब ये रंगहीन हो चुका है और कॉपर यहाँ पर फिर से विस्थापित हो गया। तो हर ऊपर वाली जो धातु है नीचे वाली को मार करके भगा देगी। अब देखो लेड जो है वो यहाँ है, ऊपर है कॉपर से, इसीलिए लेड ने विस्थापित कर दिया किसको? कॉपर को। ऐसे ही सिल्वर नाइट्रेट का हमारे पास एक्वस सोल्यूशन है, हम क्या करते हैं उसमें कॉपर डालते हैं, तो कॉपर क्या करेगा? विस्थापित कर देगा सिल्वर को और अपना सोल्यूशन बना लेगा। इस बार कॉपर जीत गया, इस बार कॉपर जीत गया क्योंकि कॉपर देखो ऊपर है और सिल्वर नीचे है। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जो विस्थापन अभिक्रिया है, इसे हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया ही बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी एक एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ देखिए अब ये जो आयरन है इसका रिएक्शन करवाया गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, DIL का मतलब डाइल्यूट यानी कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो यहाँ पर बना फेरस क्लोराइड FeCl2 और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है ये कैसे बनती है? ये बनती है यहाँ से हाइड्रोजन के डिस्प्लेसमेंट के बाद। तो आयरन ने HCl से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, विस्थापित कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो भी धातु है वो ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, इसीलिए आयरन ने विस्थापित कर दिया, क्योंकि आयरन यहाँ पर है, हाइड्रोजन से ऊपर है। ऐसे यहाँ पर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ने भी HCl से H को डिस्प्लेस किया, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनी क्योंकि मैग्नीशियम ऊपर है। यहाँ पर सोडियम है, सोडियम और H2O का रिएक्शन करवाया गया, तो यहाँ पर भी H जो है डिस्प्लेस हुआ H2O से और बना सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इवॉल्व होती है। देखिए हाइड्रोजन गैस जब स्थापित होगी ना, सॉरी हाइड्रोजन जो तत्व है जब यहाँ से ये डिस्प्लेस होती है तभी जाकर के हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, अदरवाइज नहीं। जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं हो पाएगा वहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है। ये हम लोग आगे भी देखेंगे। नेक्स्ट है क्लोरीन, ये है क्लोरीन और यह है पोटेशियम आयोडाइड Ki। तो पोटेशियम आयोडाइड का ये एक्वस सोल्यूशन है। क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करवाने के बाद देखो क्या हुआ, ये जो क्लोरीन है ये आयोडीन को डिस्प्लेस कर दिया और बना लिया पोटेशियम क्लोराइड। आयोडीन को डिस्प्लेस कर दिया, विस्थापित कर दिया। क्योंकि क्लोरीन जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयोडीन से, ये इसमें नहीं है, ठीक है, ये अधातु है, दोनों के दोनों क्लोरीन आयोडीन ये अधातु है, और अधातु में जो क्लोरीन है ये ज़्यादा रिएक्टिव है आयोडीन की तुलना में। और जो आयोडीन होता है ये भी ऊर्ध्वपातित होता है। ये जो आयोडीन है ये ठोस है, हम इसको गर्म करेंगे, तो ये सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आयोडीन भी ऊर्ध्वपातित होता है। अधिकांश विस्थापन अभिक्रिया जो है ये जलीय विलयन में होती है, लेकिन यह ठोस पदार्थों के बीच भी हो सकती है। मोस्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो है वो एक्वस सोल्यूशन में होते हैं, लेकिन ये सॉलिड जो सबस्टांस होते हैं उनके बीच में भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ देखो, ये है क्यूप्रिक ऑक्साइड, ये है मैग्नीशियम, इन दोनों का हम आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग मैग्नीशिया भी बोलते हैं। कॉपर यहाँ पर डिस्प्लेस हो गया, क्यों? क्योंकि कॉपर नीचे है, मैग्नीशियम ऊपर है। ऐसे यहाँ पर देखो ये फेरिक ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनता है और आयरन यहाँ पर डिस्प्लेस हो गया। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम जो है ऊपर है, आयरन जो है नीचे है, इसीलिए ऊपर वाले ने नीचे वाले को विस्थापित कर दिया। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, द्विविस्थापन अभिक्रिया या फिर दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि ये यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयन्स होते हैं, आयनों का आदान प्रदान होता है। आपसे पूछा जाता है कि किस प्रकार की अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, तो देखना विकल्प में मिलेगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है कि जनरली ये जो अभिक्रिया है, आमतौर पर ये जो अभिक्रिया है ये विलयन में होती है, सॉल्यूशन में होती है, और यहाँ पर एक अघुलनशील पदार्थ बनता है, अघुलनशील ठोस बनता है जिसे हम अवक्षेप बोलते हैं। तो जनरली ऐसा होता है कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी होते हैं। जनरली ऐसा होता है, लेकिन जरूरी ना हो कि ऐसा हो ही। कोई भी अभिक्रिया जिसमें एक अघुलनशील ठोस जिसे अवक्षेप कहा जाता है बनता है, जो घोल से अलग हो जाता है उससे अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यहाँ पर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन।
तो ये चीज़ याद रखिएगा। जनरली ऐसा होता है कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी होती है, लेकिन हमेशा ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। अब देखो आयनों का आदान प्रदान यहाँ पर कैसे हुआ। हमारे पास ये एक यौगिक है, ये एक यौगिक है। इस AB में ये हमारा कैटायन है और ये हमारा एनायन है। इसमें ये हमारा धनायन है और ये हमारा ऋणायन है। अब यहाँ पर देखो आयनों का आदान प्रदान कैसे हुआ। इसका जो कैटायन है A+, ये जाकर के कंबाइन कर गया इसके एनायन से और बना लिया यहाँ पर AD। और इसका जो कैटायन है C+, ये जाकर के कंबाइन कर लिया किसके साथ, इसके एनायन से और बना लिया Cb। तो यही होता है आयनों का आदान प्रदान। अब यहाँ पर देखते हैं, ये सिल्वर नाइट्रेट है, ये सोडियम क्लोराइड है। यहाँ पर ये है कैटायन, ये है एनायन, यहाँ पर ये है कैटायन, ये है एनायन। तो इसका जो कैटायन है इसके एनायन के साथ कंबाइन होगा और बनेगा यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड। और इसका जो कैटायन है ये जाकर के इसके एनायन से कंबाइन होगा तो बनेगा यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट जो है ये एक्वस सोल्यूशन है। ये दोनों ये जो अभिक्रिया हुई ये विलयन में हुई। देखो एक्वस सोल्यूशन, लेकिन यहाँ पर देखो एक ठोस बना सिल्वर क्लोराइड, एक ठोस बना सिल्वर क्लोराइड जो जल में नहीं घुलता है। तो ये बन गया हमारा PPT यानी कि प्रेसिपिटेट, अवक्षेप। तो क्योंकि इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अवक्षेप भी बना है तो हम इसे अवक्षेपन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। ऐसे यहाँ पर देखो ये दोनों रिएक्शंस जो है आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान में रखना है, याद सबको रखने हैं लेकिन इन दोनों पर ज़्यादा फोकस करना है। ये बेरियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन है, ये सोडियम सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन है। एक्वस सोल्यूशन यानी कि जलीय विलयन। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो देखो बेरियम सल्फेट का सॉलिड बनता है जो कि घुलता नहीं है विलयन में। जिस विलयन में ये अभिक्रिया हो रही है उसमें ये घुला नहीं, ये अघुलनशील रह गया। यहाँ पर S लिखा है मतलब ठोस, तो ये अघुलनशील ठोस है। तो ये हमारा वाइट PPT या वाइट कलर का होता है और यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का विलयन बनता है। आपसे बोल देगा कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का जब रिएक्शन करवाया जाता है तो श्वेत रंग का जो है अवक्षेप प्राप्त होता है। वो कौन सा अवक्षेप होता है, 4 विकल्प होगा, उसमें से एक बेरियम सल्फेट होगा। ऐसे आपसे सवाल पूछा जाता है। ऐसे ही बेरियम क्लोराइड का जो एक्वस सोल्यूशन है उसका हम रिएक्शन करवा दें कॉपर सल्फेट से, तो यहाँ भी बेरियम सल्फेट का वाइट PPT बनेगा, कॉपर क्लोराइड का यहाँ पर एक्वस सोल्यूशन होगा। ये एल्यूमिनियम क्लोराइड है, यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। इन दोनों का जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर वाइट PPT बनता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का और विलयन बनेगा अमोनियम क्लोराइड का। कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड है, कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो यहाँ पर कॉपर सल्फाइड बोल दो या फिर क्यूप्रिक सल्फाइड बोल दो, ये क्यूप्रिक सल्फाइड है। इसका बनता है ब्लैक PPT, और सोल्यूशन होगा हमारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 का। नेक्स्ट है हमारा लेड नाइट्रेट। ये लेड नाइट्रेट का एक्वस सोल्यूशन है। इसमें डाला गया पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सोल्यूशन, जो आपने देखा था MCQ वाली सीरीज में, जो मैंने लास्ट सेट करवाया हुआ था। रीमा वाला जो सवाल था एक, वो यही सवाल था कि रीमा ने लेड नाइट्रेट के सोल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन डाला, वो क्या ऑब्जर्व करेगी। तो वहाँ पर आंसर था ना पीले रंग का अवक्षेप वो देखेगी। ये पीले रंग का अवक्षेप बनता है लेड आयोडाइड का। ये पोटेशियम नाइट्रेट का सोल्यूशन बनेगा और पीले रंग का लेड आयोडाइड यहाँ पर प्रेसिपिटेट बनेगा। देखो ये भी कलरलेस था, ये भी कलरलेस था। ये दोनों जो विलयन थे वो कलरलेस थे, रंगहीन थे, लेकिन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है लेड आयोडाइड का। यहाँ पर आप देख सकते हो। ऐसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक्वस सोल्यूशन है। ये आपस में रिएक्ट करते हैं। ये तो एसिड है, ये बेस है, ये अम्ल है, ये क्षार है। यहाँ पर देखो लवण बना, ये सॉल्ट है और ये है वाटर। तो यहाँ पर भी आप ध्यान से देखो, हमारे पास कैटायन है Na+, एनायन है OH-। यहाँ पर कैटायन है H+ और यहाँ पर है Cl-। ये जो कैटायन है ये कंबाइन हुआ Cl के साथ, बना NaCl, और ये जो कैटायन है ये कंबाइन हुआ OH के साथ और बना H2O। लेकिन देखो यहाँ पर PPT का निर्माण नहीं हुआ, कोई प्रेसिपिटेट नहीं बना। इसीलिए हर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं होती है। यहाँ पर लिखना डबल, हर दोहरी विस्थापन अभिक्रिया जो है अवक्षेपन अभिक्रिया नहीं होती है। तो ये जो रिएक्शन है आप इसको दोहरी विस्थापन अभिक्रिया भी बोल सकते हो, उसके साथ आप इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोल सकते हो, क्योंकि ये अम्ल और क्षार की अभिक्रिया है जिसमें कि लवण और जल का निर्माण होता है। तो एक ही रिएक्शन के ना कई सारे नाम हो सकते हैं। अब हमारा है इस चैप्टर का लास्ट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स, यहाँ जो RE है ये लिया गया है रिडक्शन से, और जो यहाँ पर RED जो है ये लिया गया है रिडक्शन से, और OX लिया गया है ऑक्सीडेशन से।
तो रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, ये दोनों ही रिएक्शंस होती है। जो रेडॉक्स अभिक्रिया है इसके अंदर उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन यानी कि अवकरण अभिक्रिया दोनों एक साथ घटित होती है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जस्ट अपोजिट टू ईच अदर एंड अकर टुगेदर। जो अवकरण है, जो ऑक्सीकरण है यानी कि उपचयन है और जो अवकरण है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और एक साथ होते हैं रेडॉक्स रिएक्शन में। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण दोनों साथ साथ होते हैं और ऑक्सीकरण अवकरण दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा। यहाँ पर जब पदार्थ में ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाए तो हम बोलेंगे कि उसका हो गया ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या फिर हाइड्रोजन निकल जाए, ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाए या हाइड्रोजन छोड़ करके चला जाए। जैसे कोई पदार्थ ए था, इसमें आकर के ऑक्सीजन जुड़ गई, हम बोलेंगे कि इसका हो गया ऑक्सीडेशन। या फिर कोई पदार्थ एच था, एच छोड़ करके भाग गया यहाँ से, तो हम बोलेंगे कि इसका हो गया ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाए या फिर हाइड्रोजन छोड़कर चला जाए, दोनों ही केसेस के अंदर हम बोलेंगे कि उस पदार्थ का हो गया ऑक्सीकरण। नॉन मेटल और मेटल के लिए भी आप ये बोल सकते हो कि नॉन मेटल अगर आकर जुड़ जाए तो बोलेंगे ऑक्सीकरण, या फिर मेटल छोड़कर चला जाए तो ऑक्सीकरण। लेकिन सबसे पहला दिमाग जो है आपको रिएक्शन को देख करके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ऊपर लगाना है। इसको जब समझ में ना आए तब जाकर के इस्तेमाल करना मेटल नॉन मेटल वाला कॉन्सेप्ट। पहले आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ही देखना है और यहीं से आपका काम निकल जाएगा। रिडक्शन यानी कि अवकरण, रिडक्शन यानी कि अवकरण, इसमें ठीक उल्टा हो जाएगा। यहाँ अगर हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाए या फिर ऑक्सीजन छोड़कर चला जाए तो अवकरण कहलाएगा। मेटल आकर जुड़ जाए या फिर नॉन मेटल जो है निकल जाए तो अवकरण कहलाएगा। इसके बाद ये ध्यान में रखिएगा, जिस पदार्थ का हो जाए ऑक्सीकरण, जिस पदार्थ का हो जाए ऑक्सीकरण वो कहलाएगा अपचायक। जैसे कोई पदार्थ ए था, ऑक्सीजन आकर के यहाँ पर जुड़ गई, ठीक है, तो इसका हो गया ऑक्सीकरण क्योंकि ऑक्सीजन आकर के यहाँ पर जुड़ी है। तो अब हम इसे बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, अब हम इसे बोलेंगे अपचायक। और जिसका हो जाए अवकरण, जिसका हो जाए अवकरण, यहाँ पर लिखना जिस पदार्थ का अवकरण होगा, जिस पदार्थ का अवकरण होगा वो कहलाएगा उपचायक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ बी था, इसमें हाइड्रोजन आकर के जुड़ गया, तो हाइड्रोजन का जुड़ना कहलाता है अवकरण यानी कि रिडक्शन। तो अब ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि उपचायक। जैसे यहाँ पर देखो एक रिएक्शन दिया गया है, ये है कॉपर ऑक्साइड, ये है हाइड्रोजन, ये आपस में रिएक्शन करते हैं और यहाँ पर बनता है कॉपर और यहाँ पर बनता है वाटर। अब यहाँ पर देखो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन छोड़ करके चली गई और यहाँ पर केवल कॉपर बचा, तो यहाँ पर क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यहाँ पर छोड़ करके चला जाना। तो ऑक्सीजन अगर छोड़ करके चली जाए तो हम उसे बोलते हैं रिडक्शन। और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आकर के जुड़ गई, तो यहाँ पर रिमूवल नहीं, यहाँ पर काट दो इसको, ठीक है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा एडिशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो हो गया ऑक्सीडेशन। कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन छोड़ करके चली गई है तो कॉपर ऑक्साइड का हुआ रिडक्शन। हाइड्रोजन में आकर के ऑक्सीजन जुड़ी है तो हाइड्रोजन का हो गया यहाँ पर ऑक्सीडेशन। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन है रिड्यूसिंग एजेंट, तो आप कैसे बताएंगे। मैंने आपसे कहा कि जिसका हो जाए ऑक्सीडेशन, जिसका हो जाए ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडाइज कर गया, ऑक्सीडाइज कौन किया है, H2 किया है, इसी के साथ ऑक्सीजन आकर जुड़ी है, तो ये है रिड्यूसिंग एजेंट। और रिडक्शन किसका हुआ, कॉपर ऑक्साइड का हुआ, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे ही आपको पहचानना है। इसमें आप बताओ खुद से, पहले आप वीडियो पॉज करके दिमाग लगाओ कि किसका हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीकरण, किसका हो रहा है अवकरण, कौन है उपचायक, कौन है अपचायक। पहले आप वीडियो पॉज करके खुद से बनाइए। देखिए ये हाइड्रोजन सल्फाइड है। अब देखो हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन निकल चुका है और बचा यहाँ पर सल्फर, तो हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। और इस क्लोरीन में देखो जाकर के हाइड्रोजन जो है वो जुड़ गया, तो हाइड्रोजन का जुड़ना कहलाएगा रिडक्शन। तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन, तो ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। इसका हो गया रिडक्शन, तो ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर आप दिमाग लगाइए इन दोनों ही रिएक्शंस में कि कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन है रिड्यूसिंग एजेंट, पता लगाइए। तो यहाँ पर आप देखिए जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन जो है निकल गई, बचा यहाँ पर जिंक।
तो ऑक्सीजन का छोड़ करके जाना कहलाएगा रिडक्शन, अवकरण। और कार्बन में ऑक्सीजन आकर के जुड़ गई तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। अब क्योंकि जिंक ऑक्साइड का हुआ है रिडक्शन तो ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और कार्बन का हुआ है यहाँ पर ऑक्सीडेशन तो ये हो जाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे ही इस वाले में ये मैंगनीज डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन छोड़ करके चली गई, ऑक्सीजन का छोड़ कर जाना रिडक्शन कहलाएगा। ये है HCl, HCl से देखो H रिमूव हो गया, हाइड्रोजन जो है रिमूव हो गया तो ये हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड का हुआ है रिडक्शन तो ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और HCl का हुआ है ऑक्सीडेशन तो ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ये कॉपर है जो कि रेड ब्राउन कलर का है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके यहाँ पर देखो ये है क्यूप्रिक ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का है। हम बोलते हैं ना कि जो कॉपर है, जो तांबा है, अगर आप उसको छोड़ दो ऑक्सीजन में तो बहुत ही धीरे धीरे क्या होता है, काफ़ी लंबे समय बाद उसके ऊपर एक काली सी परत चढ़ जाती है, तो काली सी परत होती है क्यूप्रिक ऑक्साइड की। तो यही रिएक्शन जो है वहाँ पर होती है, यही रिएक्शन वहाँ पर होती है। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ कि कॉपर में आकर के ऑक्सीजन जुड़ गई, तो हम बोलते हैं ना कि जो कॉपर है वो ऑक्सीडाइज हो गया, कॉपर जो है ऑक्सीडाइज हो गया, इसीलिए उसकी परत जो है काली पड़ गई। ये काफ़ी स्लो रिएक्शन जो है ये होती है। और यहाँ पर देखो ऑक्सीजन में जा करके देखो, अगर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पर रिडक्शन भी होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक अभिक्रिया में केवल ऑक्सीकरण हो, जहाँ ऑक्सीकरण होगा वहाँ अवकरण भी होगा, जहाँ अवकरण होगा वहाँ ऑक्सीकरण भी होगा, ये दोनों साथ साथ होते हैं, इसीलिए रेडॉक्स रिएक्शन कहलाते हैं। तो अगर यहाँ पर एक का ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, तो डेफिनेटली किसी न किसी का अवकरण होगा। तो अवकरण हुआ यहाँ पर ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन में देखो मेटल जो है आकर के, धातु जो है आकर के जुड़ गई, तो धातु का आकर जुड़ना रिडक्शन कहलाएगा। अब देखो ऑक्सीडेशन हुआ कॉपर का तो ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और रिडक्शन हुआ ऑक्सीजन का तो ये कहलाएगी यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबस्टांस जो ऑक्सीडाइज हुआ वो कॉपर है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। सबस्टांस जो रिड्यूस हुआ यहाँ पर ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आप देखो ये क्यूप्रिक ऑक्साइड अब कॉपर में कन्वर्ट हो चुका है, तो ऑक्सीजन छोड़ करके यहाँ से चली गई तो रिडक्शन। अगर इसका हुआ रिडक्शन तो ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आकर के जुड़ गई, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आकर के जुड़ गई तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का हुआ ऑक्सीडेशन तो ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो यही चीज़ें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। सोडियम में देखो ऑक्सीजन जो है आकर के जुड़ी है तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन, अगर इसका हुआ ऑक्सीडेशन तो ये रिड्यूसिंग एजेंट। फिर ऑक्सीजन में आकर के सोडियम मेटल जो है, धातु जो है आकर के जुड़ रही है तो ये रिडक्शन हुआ, तो ये हो गया हमारे पास, क्योंकि इसका हुआ रिडक्शन तो ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे यहाँ पर देखो ये सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड से क्या हुआ कि ऑक्सीजन निकल गई, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन। अगर इसका हुआ रिडक्शन तो ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ पर देखो H2S से भी यहाँ पर देखो सल्फर है, यानी कि हाइड्रोजन जो है यहाँ पर रिमूव हो चुका है तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन, तो ये कहलाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद देखो लोहे के ऊपर जंग लगना, वो भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। लोहे के ऊपर जंग लगना वो भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। देखो कैसे, ये आयरन है, आयरन में आकर के ऑक्सीजन जुड़ जाती है, साथ में वहाँ पर नमी भी उपस्थित होनी चाहिए। तो आयरन है, उसके साथ ये XS2 लिखा हुआ है क्योंकि वहाँ पर नमी भी है, ठीक है, नमी, मॉइस्चर। तो आयरन में आकर के ऑक्सीजन जो है जुड़ती है तो इसीलिए यहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन किसका, आयरन का। और ऑक्सीजन में आकर के आयरन धातु जो है जुड़ती है तो एडिशन ऑफ मेटल, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन हुआ किसका, आयरन का, तो ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। और रिडक्शन हुआ किसका, ऑक्सीजन का, तो ये कहलाएगा यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम बोलते हैं कि आयरन जो है ऑक्सीडाइज कर गया। कौन ऑक्सीडाइज किया, ऑक्सीजन, इसीलिए ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जो जंग लगता है वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नमी की उपस्थिति में आयरन ऑक्सीडाइज कर जाता है। तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो हम यहाँ पर X लिखते हैं वो फिक्स नहीं होता है, इसलिए हम X लिखते हैं, ये वेरी करता है रस्ट में। ये रस्ट का फार्मूला है, ठीक है। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ये रस्ट का फार्मूला है, जंग का फार्मूला है। जंग का रासायनिक सूत्र पूछे तो आपको यही आंसर देना होगा, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। यहाँ XS2 है, X का नंबर जो है वेरी करता रहता है, इसलिए हम यहाँ पर नहीं लिखते हैं।
तो जंग लगना जो है एक रेडॉक्स रिएक्शन है, यानी कि ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। और जो रस्टिंग है, जंग लगना जो है, ये संक्षारण का एक उदाहरण है। ऐसे ही आ जाओ, ये लेड ऑक्साइड है। लेड ऑक्साइड से यहाँ पर लेड बना, यानी ऑक्सीजन छोड़कर चली गई तो रिडक्शन हुआ यहाँ पर। अगर इसका हुआ रिडक्शन तो ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कार्बन से आकर के ऑक्सीजन जुड़ गई है तो कार्बन का हुआ ऑक्सीडेशन, तो कार्बन जो है यहाँ पर है रिड्यूसिंग एजेंट। ऊष्माशोषी अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मैं आपको बता चुका हूँ। रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो या एनर्जी एब्जॉर्ब हो किसी भी फॉर्म में, तो हम उसे बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो रिएक्शन होती है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए, ये भी है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। सारे जो अपघटन अभिक्रिया होते हैं वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होते हैं, क्योंकि उसमें एनर्जी देनी पड़ती है। जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है वो भी ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, क्योंकि वहाँ पर लाइट एनर्जी चाहिए। उसके बाद है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ईंधन का जलना, जैसे मीथेन का जलना, नेचुरल गैस का जलना, किसी भी फ्यूल का जलना, उसमें जानते हो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या है कि ऊर्जा निकलती है, तो वो होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सारे जो कंबशन रिएक्शंस होते हैं, सारे जो दहन अभिक्रियाएं होती है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। जो श्वसन की अभिक्रिया होती है जिसमें कि ग्लूकोज टूटता है, एटीपी का निर्माण होता है, तो वो भी क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और जो हम लोगों ने जस्ट थोड़ी देर पहले देखा कि मैग्नीशियम के रिबन को हम लोगों ने जलाया था एयर में, तो वहाँ भी क्या है, डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जो है वो जलती है मैग्नीशियम रिबन, तो वो भी है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जाकर के हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 1। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर, यानी कि अम्ल, क्षारक और लवण के अंदर जो रिएक्शंस दिए गए हैं उन सबको। इसमें जो हमारी पहली रिएक्शन है वो है मेटल एंड डाइल्यूट एसिड के बीच। धातु और तनु अम्ल जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो धातु लवण बनता है, मेटल सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। हाइड्रोजन गैस जो है ये उत्सर्जित होती है। ज़्यादातर जो एसिड होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस जो है वहाँ पर इवॉल्व होती है। लेकिन हर धातु हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं करवा पाती है, यानी ऐसा नहीं है कि कोई सा भी धातु आप उठा लो और तनु अम्ल से अभिक्रिया करवा लो तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है बन जाएगी। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे चर्चा किया कि वही धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को उत्सर्जित करवा सकती है जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है। इससे नीचे वाली जो भी धातु है वो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं करवा सकती है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। आपको याद यही रखना है कि धातु प्लस तनु अम्ल, धातु लवण, हाइड्रोजन गैस, लेकिन साथ में ये ध्यान रखना है कि जो धातु है ये हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होनी चाहिए। जैसे यहाँ देखो जिंक है, डाइल्यूट H2SO4 के साथ हमने रिएक्शन करवाया, क्योंकि जिंक जो है हाइड्रोजन गैस से ऊपर है, हाइड्रोजन से ऊपर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर जिंक सल्फेट जो कि सॉल्ट है और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। वही अगर हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें तो यहाँ पर ZnCl2 जो कि सॉल्ट है, लवण है और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, ये ध्यान में रखिएगा, आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। मैंने आपको ये चीज़ करवाया हुआ है। जिंक ग्रेन्यूल्स को डाला गया है किसमें, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में। जिंक ग्रेन्यूल्स को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाला गया तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन गैस के बबल्स बने। अब हाइड्रोजन गैस जो है वो दहनशील है। जब इसको जलाया गया, यहाँ देखो एक कैंडल लाया गया, जलती हुई मोमबत्ती को यहाँ पर लाया गया है, तो ये जो हाइड्रोजन गैस है ये पॉप साउंड के साथ जलती है। तो ये हमारी इस चैप्टर की पहली रिएक्शन है। अब दूसरी रिएक्शन, हमने धातु का अभिक्रिया करवाया अम्ल के साथ। अब देखो धातु की अभिक्रिया यहाँ पर क्षार के साथ, धातु लवण यहाँ पर बना और हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पर इवॉल्व होती है। लेकिन ये अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। जिस तरह से बहुत सारे धातु आपने देखे यहाँ पर, बहुत सारे धातु आपने यहाँ पर देखे हैं कि ये तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करवाते हैं, वैसा यहाँ पर नहीं है। बहुत ही कम धातु है जो क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं और ये प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। आपको बस केवल ये याद रखना है, इस पर आप VVI मार्क कर लो, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे ये एक धातु है, ये एक क्षार है, अभिक्रिया करवाया तो यहाँ पर सोडियम जिंकेट, रासायनिक सूत्र याद रखिएगा Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट जो है यहाँ पर लवण बनता है और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। केवल यही आपको ध्यान में रखना है धातु और क्षार के बीच अभिक्रिया के रूप में। नेक्स्ट है हमारा धातु का कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट। धातु का कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु लवण बनता है यहाँ पर,
जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर उत्सर्जित होती है। धातु अम्ल वाले में हाइड्रोजन गैस, धातु का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट हो तब अम्ल के साथ अभिक्रिया हो तो धातु लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे यहाँ पर देखो, ये हमारा वॉशिंग सोडा है, ये हमारा धावन सोडा है, इसे हम सोडा ऐश भी बोल सकते हैं। देखिए, जब ये सोडियम कार्बोनेट के साथ जल के अणु नहीं जुड़े होते हैं तब हम उसे सोडा ऐश बोलते हैं, और जब जल के अणु जोड़ देते हैं तो उसे हम धावन सोडा बोलते हैं। लेकिन आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है। तो जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं डाइल्यूट HCl से, यानी कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो देखो यहाँ पर सॉल्ट का निर्माण हुआ, वाटर का निर्माण हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। ऐसे यहाँ पर देखो, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा बोलते हैं। डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करवाया तो यहाँ पर भी NaCl, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस चैप्टर के अंदर हर एक रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारे पर VVI मार्क कर लो। कार्बन डाइऑक्साइड एक रंगहीन गैस है, जहरीली गैस नहीं है, ना ही जलती है और ना ही जलने में सहायक है। यहाँ पर आप जलती हुई मोमबत्ती लाओगे तो वो मोमबत्ती बुझ जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसका उपयोग जो है आग बुझाने में किया जाता है, ना ही जलती है और ना ही जलने में सहायक है। अब CO2 की एक रिएक्शन है जो आपको ध्यान में रखना है, ये ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन है जिसे हम लोग लाइम वाटर बोलते हैं। ये देखो, ये कलरलेस है, क्लियर है एकदम। जब हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करवाते हैं तो ये दुधिया हो जाता है। ये जो विलियन है ये दुधिया हो गया, है ना, मिल्की हो गया। ये जो सोल्यूशन है ये मिल्की हो गया। अब सवाल ऐसे पूछा जाता है कि कौन सी गैस है जो हम प्रवाहित करवाते हैं लाइम वाटर से तो वो दुधिया हो जाता है, तो आंसर आपका होगा कार्बन डाइऑक्साइड। और क्यों हो जाता है? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट PPT बनता है, वाइट PPT। ये हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से तो वहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, वाइट वॉशिंग वाला जो हम लोगों ने देखा था संयोजन अभिक्रिया में। तो पूछे कौन सी गैस प्रवाहित करने पर दुधिया होता है विलियन, तो आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों हो जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर हम CO2 को लंबे समय के लिए प्रवाहित करवाएंगे, CO2 दे रहे हैं इस विलियन को, अगर हम ये ज़्यादा समय के लिए करवाएंगे तो पहले क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और ये दुधिया हो जाएगा। लेकिन अगर हम कंटिन्यू कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करवाते रहें तो क्या होगा कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो है ये जल में घुलनशील होता है, तो ये जल में घुल जाएगा और ये जो दुधिया रंग है ये फिर से गायब हो जाएगा। जो दुधियापन है ये खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट के बनने के कारण। कैल्शियम बाइकार्बोनेट जल में घुलनशील है और ये वही कंपाउंड है जिसके कारण जल में अस्थायी कठोरता आती है। अब आते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। यह है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। आप जानते होंगे अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, है ना। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। जब मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन करवाया गया एसिड से तो देखा गया कि यहाँ भी सॉल्ट और वाटर बन रहा है। जब धातु के ऑक्साइड का अभिक्रिया करवाया गया अम्ल के साथ तो देखा यहाँ भी लवण और जल बन रहा है। इससे ये पता चला कि अच्छा, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षार होते हैं, तभी तो क्षार अम्ल आपस में अभिक्रिया करेंगे और लवण और वाटर यहाँ पर, जल यहाँ पर बनेंगे। ऐसे ही जब धातु के ऑक्साइड का रिएक्शन करवाया गया क्षार के साथ तो देखा गया कि लवण और जल बन रहा है यहाँ पर। तो इससे ये पता लगा कि अच्छा, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं, तभी तो क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं। आमतौर पर धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं और अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, एसिडिक होते हैं। यूजुअली ऐसा होता है, कुछ अपवाद हो सकते हैं, हम लोग देखेंगे। तो यहाँ देखो, ये HCl है, ये NOH है, ये एसिड है, ये बेस है, आपस में रिएक्ट करते हैं। सोडियम क्लोराइड ये सॉल्ट है और ये वाटर। ऐसे यहाँ पर देखो, ये है क्यूप्रिक ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड है। जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं अम्ल के साथ तो देखो सॉल्ट एंड वाटर का निर्माण यहाँ पर होता है। तो ये भी एक तरह से बोल सकते हो कि उदासीनीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ भी लवण और जल का निर्माण हो रहा है। और लवण और जल का निर्माण तब होता है जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं। तो ये अगर अम्ल है तो इसका मतलब ये क्या है, क्षार है। उसके बाद ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये बेस है और ये है नॉन मेटल का ऑक्साइड, अधातु का ऑक्साइड। आपस में अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि ये लवण है और ये जल बनाते हैं। तो ये अगर क्षार है मतलब ये अम्ल है। ऐसे ही ये देखो, ये है कार्बोनिक एसिड H2CO3। याद रखिएगा कार्बोनिक एसिड का ये फॉर्मूला है।
और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम लोग कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। ये आपस में रिएक्ट करते हैं और यहाँ पर बनाते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट ये सॉल्ट है और ये वाटर है। अगर आप ये चाहते हैं कि हम वापस से, जैसे ये दोनों आपस में रिएक्ट करके ये दोनों प्रोडक्ट्स बनाए हैं, अब हम चाहते हैं कि इससे वापस से ये दोनों हमें मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, इसी को पानी में डिजॉल्व कर देंगे। तो इसी के उल्टे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस को बोलेंगे, यानी कि जल के साथ रिएक्शन करवाना। हाइड्रोलिसिस मतलब जल में क्या करना है, इसको डिजॉल्व कर देना है। तो जब हम जल में इस सॉल्ट को डालेंगे, इस लवण को डालेंगे, तो वापस से हमें ये दोनों मिल जाएंगे। उसके बाद है क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस ये है ब्राइन। ब्राइन यानी कि सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, यानी नमक पानी का घोल आप बोल सकते हो, नमक पानी का घोल। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा किया था मोल्टेन सोडियम क्लोराइड के बारे में, जहां मैंने आपसे कहा था ये एक्वस सॉल्यूशन नहीं है। जब हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो हमें सोडियम धातु और क्लोरीन गैस ये दोनों प्राप्त होते हैं। अब देखो, जब हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो देखो कास्टिक सोडा बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस बनती है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बनती है। तो इसे हम क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि ये अल्कली है। अल्कली का मतलब, एक्चुअल में अल्कली का मतलब क्षार होता है और बेस का मतलब क्षारक होता है। तो जो क्षारक जल में घुल जाए उसे हम क्षार बोलते हैं, जो बेस वाटर में डिजॉल्व हो जाए उसे हम अल्कली बोलते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप इसको बेस भी बोल सकते हो, अल्कली भी बोल सकते हो। क्लोरीन के कारण यहाँ पर क्लोर आया है और ये अल्कली है, तो इसके लिए यहाँ पर अल्कली आया है, क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो ये याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में, वैसे मैंने आपसे कहा कि इस चैप्टर के अंदर हर एक रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाला है। यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखें कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलिसिस करवाया जा रहा है, विद्युत अपघटन करवाया जा रहा है, तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस आती है और एनोड पर क्लोरीन गैस आती है। और यहाँ पर यूज दिया हुआ है, आप इस यूज को पढ़ लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है, कि इनके क्या क्या उपयोग है। जैसे हाइड्रोजन का है, ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, अमोनिया को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्लोरीन का इस्तेमाल वाटर को प्यूरीफाई करने के लिए करते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड ये बहुलक के निर्माण में, डिसइंफेक्टेंट के रूप में, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण जो है पेपर बनाने में, साबुन डिटर्जेंट बनाने में, क्लोरीन का रिएक्शन जो है हम लोग भकरा चूना के साथ करवा करके ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं। तो आप एक बार वीडियो पॉज करके पढ़ लेना इसको, ये एनसीईआरटी का ही कटआउट है। अब देखो, सोडा ऐश, वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। सबसे पहले आप ये देखो कि बेकिंग सोडा कैसे यहाँ पर बनता है। बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सोडियम क्लोराइड, वाटर है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इन सब का हम करवाते हैं आपस में रिएक्शन, तब जाकर के बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी बेकिंग सोडा का हम रिएक्शन जब टार्टरिक एसिड से करवाएंगे, टार्टरिक एसिड या फिर कोई भी माइल्ड एसिड जो खाने योग्य है वो हम लेंगे, वहाँ से हमें H+ मिलेगा और यहाँ से बेकिंग पाउडर बनता है, जिसका इस्तेमाल जो है ब्रेड केक को मुलायम बनाने में, फुलाने में किया जाता है। तो बेकिंग सोडा टार्टरिक एसिड मिलकर के बेकिंग पाउडर बनाते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे, जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो देखो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट मिलेगा जो कि एनहाइड्रस फॉर्म है, बिना पानी वाला। पानी वाला ये है जिसमें पानी जुड़ा हुआ है, जल जुड़ा हुआ है, इसे हम सोडा ऐश बोलते हैं। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर, इनका निर्माण होता है। इसी में हम जल के 10 अणु जोड़ दें तो ये हमारा हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसे हम लोग वॉशिंग सोडा बोलते हैं, धावन सोडा बोलते हैं। अब है ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण। ये कैल्शियम ऑक्साइड है जिसे हम लोग लाइम बोलते हैं या फिर क्विक लाइम बोलते हैं। ये जल है, ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता है भकरा चूना या बुझा हुआ चूना। तो ये जो हमारे पास शुष्क बुझा हुआ चूना होता है, ड्राई स्लैक्ट लाइम होता है, इसी से जब हम क्लोरीन पास करवाते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है, जिसे हम लोग विरंजक चूर्ण बोलते हैं हिंदी में। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइट बोल सकते हो। ये ब्लीचिंग पाउडर है। इस ब्लीचिंग पाउडर को हम अगर हम डाइल्यूट H2SO4 में डालें तो यहाँ पर हमें क्लोरीन गैस मिलती है। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करता है। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल आप जानते हो ब्लीचिंग के लिए किया जाता है, वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए किया जाता है। तो जो मेन एजेंट है जो वाटर को प्यूरिफाई करता है या फिर ब्लीच करता है, यानी जो मेन ब्लीचिंग एजेंट है वो क्लोरीन है, CaOCl2। अगर इसमें क्लोरीन जो है अगर ये नहीं होता तो ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करता और ना ही हम इसका इस्तेमाल वाटर के प्यूरिफिकेशन में करते हैं, जल के शुद्धिकरण के लिए करते हैं। मेन जो इसमें ब्लीचिंग एजेंट है या वाटर को, जल को शुद्धिकरण करने वाला जो मेन तत्व है इसमें वो है क्लोरीन। उसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये देखो रासायनिक सूत्र है CSO4.2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसी का हम रिएक्शन करवा देंगे 3/2H2O, यानी कि जल के यहाँ पर 1.5 अणु हैं, तो यहाँ पर बनेगा क्या, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ये है जिप्सम।
जिप्सम ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस ये पाउडर के रूप में होता है, जब हम इसमें पानी मिलाते हैं तो वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है और ये और हार्ड हो जाता है, जिप्सम जो है और हार्ड हो जाता है। तो ये है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट और ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। वापस से आप चाहते हो जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करना, तो क्या करना है, आपको हीट कर देना है इस टेम्परेचर पर 373 केल्विन पर, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस वापस से मिल जाएगा, जल के ये अणु अलग हो जाएंगे। आप इसको ऐसे लिख लो या फिर लिख लो 3/2H2O, बात एक ही है। कुछ और रिएक्शंस देखते हैं सॉल्ट के। यह है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लू विट्रियोल नीला थोथा। यह है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड बोले तो जल के अणु यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जब हम इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये Ca नहीं Cu होगा, ये कॉपर सल्फेट बनेगा जिसमें पानी नहीं है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। जल के जो 5 अणु हैं ये अलग हो चुके हैं, ये वाइट कलर का होता है। तो कहीं पर मान लो ये लिखा हुआ है CuSO4 और वहाँ पर ब्लू लिखा हुआ है, तो ये मान कर चलना कि एक्चुअल में वो ये है, ठीक है, वो ये है। क्योंकि अगर पानी बिल्कुल भी नहीं होगा तो ये वाइट कलर का होगा कॉपर सल्फेट। जल के अणु जुड़े होंगे तभी जाकर के ये ब्लू कलर का होगा, इसे हम लोग नीला थोथा बोलते हैं, ब्लू विट्रियोल बोलते हैं। वापस से आप चाहते हो इस कॉपर सल्फेट से ये हमें मिल जाए, तो कुछ नहीं करना है, 5 अणु जल के फिर से जोड़ देने हैं, हमें ये मिल जाएगा। ऐसे ही फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट है ये हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट या फिर बोल दो फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। ये है ग्रीन कलर का, हरे रंग का, इसे हम ग्रीन विट्रियोल हरा थोथा बोलते हैं। इसको भी हम गर्म करेंगे तो ये 7H2O अलग हो जाएगा। ये फेरस सल्फेट, ये एनहाइड्रस फॉर्म है, जल के अणु इसमें बिल्कुल भी नहीं है, तो ये वाइट कलर का होगा। तो कहीं पर अगर मान लो ये लिखा हुआ है FeSO4 और नीचे लिखा हुआ है ग्रीन कलर, तो मान लेना कि एक्चुअल में वो ये है, भले ये लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअल में वो ये है। और वापस से हम चाहते हैं कि फेरस सल्फेट को इसमें कन्वर्ट करना, तो 7H2O जोड़ दो, तो वापस से हमें ये मिल जाएगा। तो ये हमारा पार्ट 1 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसमें हम लोगों ने 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा और क्या आने वाले वीडियो भी आपके लिए यूज़फुल होंगे, आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे सच में, तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।